सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू दी अनदर वीडियो ऑफ फार्म इजी, जिसमें हम जीपैट और नाइपर दोनों की प्रिपरेशन हम साथ में करते हैं और हम करेंगे। सो मैं अपना क्विक इंट्रो दे देता हूँ। मेरा नाम है प्रथम और मैं अब स्टिल परस्यू कर रहा हूँ अपना B.Pharm फाइनल ईयर फ्रॉम अग्निहोत्री कॉलेज ऑफ फार्मेसी वर्धा, एंड आई एम ऑल्सो क्वालिफाइड GPAT with all India rank 1772 in third year also. Now I am also preparing for NIPER and others for my exams. तो आप जैसे कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, हम आज का हमारा टॉपिक है जीपैट 2026 के फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री से कौन से ऐसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक, इम्पॉर्टेंट टॉपिक हम देखने जा रहे हैं फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री पोर्शन से, जहाँ पे हम फार्मास्यूटिकल, मैं सामने लिखता हूँ, जहाँ से हम फार्मास्यूटिकल एनालिसिस की बात करेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद हम बात करेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की। फिर उसके बाद हम बात करेंगे मेडिकेम की। फिर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की। और फिजिकल केमिस्ट्री भी रहता है इसमें। ठीक है, तो अराउंड फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री से हम 30 to 40 क्वेश्चंस हमको देखने को मिलते हैं। ये बहुत ही मेजर सब्जेक्ट रहता है जीपैट क्वालिफाइड करने के लिए। सो हम स्टार्ट करते हैं फार्मास्यूटिकल एनालिसिस से। फार्मास्यूटिकल एनालिसिस में हम क्या देखते हैं? फार्मास्यूटिकल एनालिसिस में मैं थोड़ा सा जल्दी में आपको बताऊंगा कि पहले हम देखते हैं, आप इसको नोट भी कर सकते हैं। हम इसमें देखते हैं स्पेक्ट्रोस्कोपी को, हम देखते हैं इसमें टाइट्रेशंस। ठीक है, टाइट्रेशंस देखते हैं। फिर उसके बाद हम देखते हैं इलेक्ट्रो एनालिटिकल मेथड्स। इलेक्ट्रो एनालिटिकल मेथड देखते हैं। फिर उसके बाद हम देखते हैं क्रोमेटोग्राफी। ठीक है दोस्तों, तो ऐसा हमारा पोर्शन रहने वाला है। तो मैं एक एक सब्जेक्ट को एक एक एलोबरेट करता हूँ कि आपको कैसे क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं हर एक छोटे छोटे टॉपिक से। ठीक है, सो एक सेकंड, पहले हम देखते हैं स्पेक्ट्रोस्कोपी से। ठीक है, स्पेक्ट्रोस्कोपी में हम देखते हैं बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट हम यूज़ करते हैं स्पेक्ट्रोस्कोपी देखने के लिए, जैसे कि हम करते हैं यूवी, अल्ट्रावायलेट विजिबल। ठीक है, यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी देखते हैं। हम देखते हैं आईआर को, हम देखते हैं एनएमआर को। ठीक है, एनएमआर देखने के बाद हम मास करते हैं। फिर उसके बाद हम नेफ्लो को देखते हैं, नेफ्लोमेट्री। मैं इंपॉर्टेंट कवर करने की कोशिश करूँगा। फ्लोरोसेंस को देखते हैं। ठीक है, समझ लेना, आप इसको नोट भी करते जाइए, आपको बहुत हेल्पफुल रहेगा। तो मैं आपको बताता हूँ एनालिसिस से क्वेश्चन कैसे अराइज होते हैं। मतलब हर टॉपिक से अलग अलग क्वेश्चन अराइज होने के चांसेस रहते हैं। जैसे कि यूवी विजिबल को मैं अब थोड़ा सा एलाबरेट कर, छोटे छोटे पॉइंट में एलाबरेट करूँगा। जैसे स्पेक्ट्रोस्कोपी में और हर एनी अदर चीज़ें में हम देखते हैं, यूवी विजिबल में हमको देखने को मिलता है बियर लैम्बर्ट लॉ। ये आ सकता है बियर लैम्बर्ट्स लॉ। ठीक है, बियर लैम्बर्ट लॉ के बाद हम फिर उसके बाद उसका ग्राफ किसके बीच में बनता है। ठीक है, जैसे कि एब्जॉर्बेंस वर्सेस वेवलेंथ। ठीक है, और एब्जॉर्बेंस वर्सेस कॉन्सेंट्रेशन के बीच में हमको ग्राफ देखने को मिलता है। ठीक है, इसमें और हम देख सकते हैं कि कैलिब्रेशन के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, तो पोटेशियम डाइक्रोमेट यूज़ करते हैं। ठीक है, फिर इसके यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलता है डिटेक्टर से। तो मैं आपको ओवरऑल बता रहा हूँ कि स्पेक्ट्रोस्कोपी से हमको कैसे कैसे क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, जैसे कि इक्वेशन कौन सा यूज़ हो रहा है वहाँ पे। ठीक है, फिर उसके ग्राफ किस किस के बीच में कर रहे हैं, जैसे आइडेंटिफिकेशन किस चीज़ का हो रहा है। जैसे कि यूवी विजिबल में आइडेंटिफिकेशन होता है डबल बॉन्ड्स का, क्यूमुलेटिव डाइंस का। जैसे एरोमेटिक डाइंस हो गई, जितने भी एरोमेटिक्स कंपाउंड हो गए, ये इनका आइडेंटिफिकेशन करता है यूवी विजिबल से। यूवी विजिबल से हम इसको आइडेंटिफाइड करते हैं। ठीक है, इक्वेशन हो गया, ग्राफ हो गया, आइडेंटिफिकेशन हो गया। फिर उसके बाद उसके बाद आता है डिटेक्टर्स, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट डिटेक्टर्स। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन हमको स्पेक्ट्रोस्कोपी से देखने को मिलते हैं। तो हमने अभी कवर किया कि यूवी विजिबल से हमको क्या क्या देखने को मिलता है, बियर्स लैम्बर्ट लॉ, फिर ग्राफ कैसा है, एब्जॉर्बेंस वर्सेस वेवलेंथ, फिर एब्जॉर्बेंस वर्सेस कॉन्सेंट्रेशन, कैलिब्रेशन किससे करते हैं, पोटेशियम डाइक्रोमेट्री करते हैं, फिर डिटेक्टर्स जितने भी यूज़ होते हैं। तो आपको देख के चलना है। ठीक है,
एक सेकंड। ठीक है, फिर हमने जैसे कि अभी यू विजिबल का देखा, तो अब हम आईआर का देखते हैं। तो आईआर में क्या, आईआर से हम क्या आइडेंटिफिकेशन करते हैं, फंक्शनल ग्रुप को। ठीक है, यहाँ पे फिंगरप्रिंट रीजन रहता है और फंक्शनल ग्रुप रीजन रहता है। तो हम आईआर से फंक्शनल ग्रुप को डिटेक्शन करते हैं। फिर यहाँ पे ग्राफ किसके बीच में बनता है, तो परसेंट ट्रांसमिटेंस वर्सेस वेव नंबर के बीच में हमको इसका ग्राफ देखने को मिलता है। यहाँ पे इक्वेशन कौन सा यूज़ होता है, तो हुक्स लॉ इक्वेशन यूज़ होता है। हम कैलिब्रेशन किससे करते हैं, तो पॉलीस्टायरीन से करते हैं। ठीक है, पॉलीस्टायरीन। तो आप इसको नोट करते चलिए कि मैं क्या क्या बता रहा हूँ। यहाँ पे आपका छोटा सा क्विक रिवीजन भी हो जाएगा। ठीक है, ठीक है। तो हमने जैसे कि देखा यहाँ पे कैलिब्रेशन हम किससे करते हैं, पॉलीस्टायरीन से करते हैं। तो ऐसे क्वेश्चंस हमको देखने को मिलते हैं। तो स्पेक्ट्रोस्कोपी से आप समझ ही सकते हैं कि कैसे क्वेश्चन बनते हैं। जैसे मैंने फिर से बताया कि इक्वेशन हो गया, कैलिब्रेशन किससे करते हैं, आइडेंटिफिकेशन किससे करते हैं, तो ये आपको पता रहना चाहिए। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन स्पेक्ट्रोस्कोपी से देखने को मिलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम जाते हैं टाइट्रेशंस पे। ठीक है, फार्मास्यूटिकल एनालिसिस का दूसरा पोर्शन हम देख रहे हैं अभी, टाइट्रेशन। तो हम टाइट्रेशन हमने टाइट्रेशन कैसे देखे, एक वॉल्यूमेट्रिक टाइट्रेशन होता है, एक ग्रेविमेट्रिक टाइट्रेशन होता है। ठीक है, वॉल्यूमेट्रिक टाइट्रेशंस और रहता है ग्रेविमेट्रिक टाइट्रेशन। तो वॉल्यूमेट्रिक टाइट्रेशन में हम क्या देखते हैं, पहले देखते हैं एसिड बेस टाइट्रेशन, दूसरा हम देखते हैं नॉन एक्वियस टाइट्रेशन। ठीक है, तीसरा हम देखते हैं प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन। ठीक है, फोर्थ वन देखते हैं हम कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन। फिफ्थ हम देखते हैं रेडॉक्स टाइट्रेशन। बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस, और टाइट्रेशन से 110% क्वेश्चन आता ही है। ये 5 स्टार मार्क, 3 स्टार 5 स्टार वाला क्वेश्चन है। स्पेक्ट्रोस्कोपी से भी मैंने दिखाया था, जैसे कि स्पेक्ट्रोस्कोपी से भी बहुत अच्छे क्वेश्चन बनते हैं, और नाइपर जीपैट में दोनों में बहुत इनका अच्छा स्कोप है। यूवी विजिबल से आता ही क्वेश्चन, आईआर से ही आता है, एनएमआर से भी आता है, मास से भी आता है, नेफ्लो से भी आता है। ठीक है और एनालिसिस बहुत अच्छा सब्जेक्ट है, आप इजीली इसको बहुत अच्छे नंबर इसमें आप ला सकते हो। तो जैसे हम टाइट्रेशन की बात करें, टाइट्रेशन में हमने देखे 2 प्रकार के टाइट्रेशन है, वॉल्यूमेट्रिक और टाइट्रेशन, ग्रेविमेट्रिक टाइट्रेशन। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एसिड बेस हो गया, नॉन एक्वियस हो गया, प्रेसिपिटेट हो गया, कॉम्प्लेक्सोमीटर हो गया, रेडॉक्स हो गया। रेडॉक्स के बाद हो गया डायएजोटाइजेशन टाइट्रेशन। फिर हम देखते हैं कार्ल फिशर टाइट्रेशन। छोटे छोटे टॉपिक है ये, बहुत अच्छे से आप कवर कर लेगा, क्योंकि जितने भी मैंने अभी टाइट्रेशन दिखा है, वॉल्यूमेट्रिक टाइट्रेशन के 5 के 5 लगे, भले इसका भी काम नहीं है इन द प्रैक्टिकल लाइफ में, लेकिन यहाँ से क्वेश्चन बहुत इनके फेवरेट्स रहते हैं। जीपैट, नाइपर या कोई भी अदर फार्मा एग्जाम्स में ये टॉपिक्स बहुत ही हेल्पफुल रहते हैं और बहुत ही अच्छे हम मार्क ला सकते हैं। तो एसिड बेस टाइट्रेशन, तो अब मैं बताता हूँ कि बेसिकली आपको कैसे आपको मतलब टाइट्रेशन से कैसे कैसे क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो अब मैं बताता हूँ। इसके बाद हम देखते हैं ग्रेविमेट्रिक टाइट्रेशन। तो ग्रेविमेट्रिक टाइट्रेशन में देखते हैं वोल्टामेट्री को, पोटेंशियोमेट्री को। ठीक है, पोटेंशियोमेट्री, फिर पोलैरोग्राफी। ठीक है, ऐसे हमको क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो अब मैं बताता हूँ क्वेश्चन अराइज कैसे होते हैं टाइट्रेशन से। टाइट्रेशन में आपको फर्स्टली आपको ध्यान देना है इंडिकेटर्स पे, मोस्ट इंपॉर्टेंट इंडिकेटर्स। मैं एक एग्जांपल देता हूँ, प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन। ठीक है, प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन में हमको 3 मेथड्स देखने को मिलती है, जैसे मोहर्स मेथड, एक है फजांस मेथड, एक है वोलार्ड मेथड। तो आपको पूछेगा कि यहाँ पे इंडिकेटर्स कौन से यूज़ होते हैं। ठीक है, अब जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, फजांस मेथड में एसिड डाइज में हम लेते हैं
इयोसिन और फ्लोरोसिन, ठीक है। और बेसिक में हम लेते हैं रोडामिन सीरीज। तो आपको ये याद रहना चाहिए इंडिकेटर्स कैसे रहते हैं। जैसे कि अब जैसे मैं कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन के इंडिकेटर्स बताता हूँ। कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन के इंडिकेटर्स कैसे, फॉर एग्जांपल मैं अभी जस्ट कंसीडर करके चल रहा हूँ। जैसे मॉडर्न ब्लैक हो गया सोलोक्रोम टी हो गया, ठीक है, कैल्कोन हो गया। ये ऐसे इंडिकेटर्स आपको पूछते हैं, तो ये आप थोड़ा आइडिया लगा सकते हो कि आपको कैसे पढ़ना है। जैसे स्पेक्ट्रोस्कोपी में बताया कि मेरे को स्पेक्ट्रोस्कोपी में बताया कि इक्वेशन हो गया, या फिर डिटेक्टर क्या क्या यूज़ करते हैं, आइडेंटिफिकेशन क्या होती है, आइडेंटिफिकेशन किस चीज़ का करता है। तो आपको ये पता रहना चाहिए कि कैसे क्वेश्चन अराइज हो रहे हैं। जैसे मैंने एनालिसिस में बताया, जैसे स्पेक्ट्रोस्कोपी का बताया, जैसे अभी मैं टाइट्रेशन का बता रहा हूँ। टाइट्रेशन में कैसे आपको ज़्यादा से ज़्यादा आपको जितने भी टाइप्स है आपको टाइप्स पता रहनी चाहिए। उसके बाद आपको इंडिकेटर्स मोस्ट मेनली आपको इंडिकेटर्स, जैसे मैंने बताया कि फजांस में इयोसिन फ्लोरोसिन रोडामिन सीरीज यूज़ करते हैं, तो आपको ऐसे इंडिकेटर्स आपको पता रहनी चाहिए। जैसे आपको ये इतना आइडिया क्लियर होना चाहिए। थर्ड आता है इलेक्ट्रो एनालिटिकल मेथड्स, ठीक है। इलेक्ट्रो एनालिटिकल मेथड्स में हम देखते हैं वोल्टामेट्री को। ये भी एक टाइप है, ठीक है। ये ग्रेविमेट्रिक टाइट्रेशन का ही टाइप है, मॉडिफाइड। हम जैसे कि ये टाइट्रेशन का ही मॉडिफाइड वर्जन है, ठीक है। वोल्टामेट्री हो गया, कंडक्टोमेट्रिक हो गया, पोलरोग्राफी हो गया। पोलरोग्राफी के बाद हम देखते हैं एम्पेरोमेट्री, ठीक है। ये मैं टाइप बता रहा हूँ आपको, थोड़ा सा आपको सिलेबस भी पता चल जाएगा। एक पोटेंशियोमेट्री होता है, ठीक है, पोटेंशियोमेट्री। तो अभी इसमें पढ़ना क्या है, अब मैं जैसे कि अभी धीरे धीरे पता चल रहा है कि हम एनालिसिस से कैसे क्वेश्चन अराइज करते हैं। और बहुत इजी सब्जेक्ट है, आप एनालिसिस से आप इजीली बहुत अच्छे मार्क्स ला सकते हो, ठीक है। तो इलेक्ट्रो एनालिटिकल मेथड्स में क्या देखते हैं हम, इलेक्ट्रो एनालिटिकल मेथड्स में हमको मेनली याद करना है इलेक्ट्रोड्स के नाम, ठीक है। समझ रहे हैं आप, स्पेक्ट्रोस्कोपी में समझ गए, टाइट्रेशन में समझ गए। टाइट्रेशन में हमको इंडिकेटर्स के ज़्यादा नेम पे फोकस करना है। फिर इलेक्ट्रोएनालिटिकल मेथड हम क्या देखना है, इलेक्ट्रोड्स के नाम आपको याद रहनी चाहिए। जैसे कि मैं अब एग्जांपल लेता हूँ पोलरोग्राफी, ठीक है। पोलरोग्राफी में हम यूज़ करते हैं डीएमई को। डीएमई क्या है, ड्रॉपर मर्क्यूरी इलेक्ट्रोड, ठीक है, ड्रॉपिंग मर्क्यूरी इलेक्ट्रोड, ठीक है, मर्क्यूरी इलेक्ट्रोड, ड्रॉपिंग मर्क्यूरी इलेक्ट्रोड हो गया। फिर सैचुरेटेड कैलोमल इलेक्ट्रोड हो गया, सैचुरेटेड कैलोमल इलेक्ट्रोड। तो ऐसे बहुत सारे आपको इलेक्ट्रोड देखने को मिलेंगे कि कैसे आपको याद करना है, ठीक है। इसकी भी बहुत अच्छे ट्रिक्स वगैरह मैं दूंगा सामने आने के बाद। तो ठीक है, ये तीसरा पार्ट हो गया अपना। इलेक्ट्रो एनालिटिकल मेथड से हमको ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्ट्रोड्स के नाम पता रहने चाहिए और ये टाइप्स पता रहने चाहिए, ठीक है। इंडिकेटर्स के नेम हो गए, ठीक है। बहुत सारे हम अब देखते हैं कि एंटीमोनी, ठीक है, एंटीमोनी इलेक्ट्रोड हो गया, ग्लास इलेक्ट्रोड हो गए, ठीक है। ये मैं ऐसे एग्जांपल बता रहा हूँ, ग्लास इलेक्ट्रोड हो गया। फिर हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड हो गया, ठीक है, ऐसे हो गए। ये आपको याद रहने चाहिए। जैसे आप टाइप्स के हिसाब से पढ़ोगे तो आपको बहुत इजी जाएगा। आप हर चीज़ पढ़ के टॉप नहीं मार सकते। आजकल टॉपर भी बहुत से चीज़ों को छोड़ता है, तो आपको यही चीज़ करके देखना पड़ेगा। अब आप जैसे स्पेक्ट्रोस्कोपी हो गया, तो आप यूवी हो गया, आईआर हो गया, एनएमआर हो गया, तो आप हर चीज़ नहीं पढ़ते। आपको उसके अंदर का बेसिक पता रहना चाहिए कि आपको क्या पढ़ना है और कितना इम्प्लीमेंट करना है। अब यूवी में आप देखोगे तो बहुत सारी चीज़ें, इसका इंस्ट्रूमेंटेशन पार्ट हो गया, तो आप कितना पढ़ोगे, उतना आता भी नहीं है। जैसे मैंने बताया कैलिब्रेशन हो गया, ये सब चीज़ें हो गई। उसमें कौन सा लॉ होता है, तो बियर लैमर्ट लॉ होता है। वो क्या उसका ग्राफ क्या आता है, एब्जॉर्बन वर्सेस वेवलेंथ, एब्जॉर्बर वर्सेस कॉन्सेंट्रेशन। यही सब चीज़ें आती है। ज़्यादा आपको उतना फोकस करके ये नहीं चलना कि एनालिसिस में हमको इतना पढ़ना है उतना पढ़ना है, ठीक है। तो हमने थर्ड देखा इलेक्ट्रो एनालिटिकल मेथड, जिसमें हम वोल्टामेट्री, पोलरोग्राफी, एम्पेरोमेट्री, पोटेंशियोमेट्री की बात कर रहे हैं, जिससे हमको इलेक्ट्रोड्स के नाम पता रहने चाहिए अच्छे से। हम फोर्थ आता है, फोर्थ आता है क्रोमेटोग्राफी, ठीक है, क्रोमेटोग्राफी सेपरेशन टेक्निक। सेपरेशन टेक्निक तो कितने प्रकार, बहुत सा हमने देखे कि कॉलम क्रोमेटोग्राफी होता है, ठीक है, कॉलम क्रोमेटोग्राफी। फिर उसके बाद हम देखते हैं
लिक्विड क्रोमेटोग्राफी, ठीक है। फिर उसके हम बात देखते हैं टीएलसी। टीएलसी के बाद हम देखते हैं गैस क्रोमेटोग्राफी। गैस क्रोमेटोग्राफी देखने के बाद हम देखते हैं एचपीएलसी, हाई परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी। फिर उसका एक और प्रकार देखते हैं हम, ठीक है। एक सेकेंड। उसके बाद हम देखते हैं आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी। फिर उसके बाद हम देखते हैं साइज एक्सक्लूजन। इसका नाम से भी बहुत इसके अल्टरनेट नाम से भी आपको वो क्वेश्चन अराइज हो सकता है, साइज एक्सक्लूजन या फिर जेल, ठीक है। मॉलिक्यूलर सीव, ये एक ही नाम है, ठीक है। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, मॉलिक्यूलर सीव इलेक्ट्रोफोरेसिस, साइज एक्सक्लूजन इलेक्ट्रोफोरेसिस। हाँ, अब बात आती है क्रोमेटोग्राफी में पढ़ना क्या है, ठीक है। क्रोमेटोग्राफी बहुत ही ईजी है, आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रिंसिपल पे क्वेश्चन पूछेगा। यस, प्रिंसिपल। एड्सॉर्प्शन है, ठीक है। एड्सॉर्प्शन है तो मोबाइल फेज क्या होगी, स्टेशनरी फेज क्या होगी, बहुत ईजी है। मोबाइल फेज ऑलवेज लिक्विड और गैस ही रहती है, और स्टेशनरी फेज एड्सॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी में सॉलिड रहेगी, ठीक है। और पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी में क्या होगा, पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी मोबाइल फेज फिर से लिक्विड और गैस ही रहेगी, यहाँ पे कोई चेंज नहीं होता। स्टेशनरी फेज में पूरा चेंज होता है, लिक्विड रहेगी, ठीक है। तो पार्टीशन में हमने देखा कि मोबाइल फेज लिक्विड और गैस है और स्टेशनरी फेज लिक्विड है। और एड्सॉर्प्शन में हम, एड्सॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी में हमने क्या देखा, मोबाइल फेज लिक्विड गैस है और स्टेशनरी फेज सॉलिड है, ठीक है। बस इतना बेसिक्स आता है। फिर मोड ऑफ क्रोमेटोग्राफी पूछेगा आपको, मोड ऑफ क्रोमेटोग्राफी। मोड ऑफ क्रोमेटोग्राफी में क्या है, रिवर्स फेज है, ठीक है, एक नॉर्मल फेज है। तो इसकी भी मैं एक छोटी सी ट्रिक दे देता हूँ अभी के लिए। नॉर्मल फेज, तो नॉर्मल जैसे वे इसको याद करते हैं, एक रुको एक सेकेंड, मोबाइल फेज और स्टेशनरी फेज, ठीक है। तो नॉर्मल फेज, तो नॉर्मली हमको स्टेशन पे क्या मिलता है, पानी मिल जाता है नॉर्मल स्टेशन पे। तो हम ऐसे ही याद कर सकते हैं कि नॉर्मल फेज, नॉर्मल फेज में स्टेशनरी फेज क्या होती है, पोलर होती है। तो नॉर्मली स्टेशन पे हमें पानी मिल जाता है, पानी क्या होता है, पोलर होता है ना। तो ऐसा हम ऐसे करके आ सकते हैं कि नॉर्मली स्टेशन पे, स्टेशन मतलब स्टेशनरी फेज पे हमको पानी मिल जाता है, मतलब पोलर। तो मोबाइल फेज क्या होगी, नॉन पोलर, ठीक है। तो उसका ही उल्टा कर दो यहाँ पे रिवर्स फेज में। रिवर्स फेज में मोबाइल फेज क्या होगी बताओ, मोबाइल फेज रहेगी पोलर और स्टेशनरी फेज रहेगी नॉन पोलर, ठीक है। ये इतना उसका इसमें आता है। तो ज़्यादा से ज़्यादा प्रिंसिपल पे हमको क्वेश्चन देखने को मिलता है। फिर उसके बाद पूछता है एचपीएलसी से कि प्लेट थ्योरी क्या है, ठीक है। प्लेट थ्योरी पता है ना आपको, प्लेट थ्योरी। फिर गैस क्रोमेटोग्राफी में क्या पूछेगा कि रेट थ्योरी क्या है। फिर उसके बाद पूछेगा, एक सेकंड, उसके बाद पूछेगा आरएफ वैल्यू का फॉर्मूला, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय सोल्यूट अपॉन डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय सॉल्वेंट, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चंस हमको अराइज होने को देखने को मिलते हैं। तो मैंने बहुत सा पोर्शन कवर कर लिया है एनालिसिस के इससे, कि आपको कैसे क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, ठीक है। सो हम नेक्स्ट देख रहे हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ठीक है। हमने अभी एनालिसिस का पूरा पार्ट कवर कर लिया है, तो हम नेक्स्ट देख रहे हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से बहुत अच्छे और सिंपल सिंपल क्वेश्चन हमको देखने को मिलते हैं। मैं जल्दी फटाफट आपको 10 मिनट्स के अराउंड आपको मैं बता देता हूँ, ठीक है। तो हम देखते हैं फर्स्टली इंट्रोडक्शन, ठीक है, इंट्रोडक्शन ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इंट्रोडक्शन से खासकर उतने क्वेश्चन बनते नहीं है, तो मैं आपको बता देता हूँ नॉमेनक्लेचर से कैसे क्वेश्चन बनते हैं। नॉमेनक्लेचर, ठीक है। फर्स्टली नॉमेनक्लेचर। तो नॉमेनक्लेचर हम इसको तीन प्रकार में हम देखेंगे, तीन टाइप से। एक आयुपैक है, आयुपेसी तो आप जानते ही है, आयुपैक से। यहाँ पे है एक नया बायसाइक्लो नॉमेनक्लेचर, एक है स्पायरो नॉमेनक्लेचर। तो ये जो बायसाइक्लो और स्पायरो जो नॉमेनक्लेचर है, यहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन हमको देखने को मिलते हैं। आयुपैक से एज सच क्वेश्चन बहुत ही रेयरली, मतलब आता ही नहीं है समझ लो। तो नॉमेनक्लेचर आपको ध्यान देना है बायसाइक्लो और स्पायरो पे, ठीक है। तो यहाँ से अब क्वेश्चन हमको देखने को मिलते हैं। एक आधी क्वेश्चन हमको देखने को मिला, नाइपर से तो क्वेश्चन देखने को अराइज हो सकता है अराइज। ऐसा जीपैट में हमको आयुपैक से क्वेश्चन नहीं मिलता। सेकंड, हाइब्रिडाइजेशन। बहुत जन इसको छोड़ते हैं, क्यों, क्योंकि ये सोचते हैं कि इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं। लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि हाइब्रिडाइजेशन आप पढ़ो। इसमें हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp3 sp2
और sp। तो sp का जैसे बॉन्ड एंगल आपको पूछ सकता है, तीनों के बॉन्ड एंगल, अगर तीनों को बॉन्ड एंगल पूछ सकता है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आपको पूछ सकता है, ठीक है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हो गया। फिर उसके बाद शेप क्या है, ज्योमेट्री क्या है, ठीक है, ऐसे क्वेश्चन आपको मिलते हैं। परसेंटेज एस कैरेक्टर क्या है, ठीक है, तीनों में कहाँ ज़्यादा होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर क्या है, ठीक है, परसेंटेज एस कैरेक्टर के इससे। तो आप इसको छोड़ो मत, ये बहुत अच्छा और मतलब बहुत ही ईजी टॉपिक है, sp3 sp2 sp। इसके एग्जाम्पल हैं, यस एग्जाम्पल आपको पूछ सकते हैं ये तीनों के, ठीक है, ये एक चीज़ हो गई। नेक्स्ट आता है बॉन्ड पैरामीटर, ठीक है गाइज, बॉन्ड पैरामीटर। तो बॉन्ड पैरामीटर क्या होता है, बॉन्ड पैरामीटर में मैं आपको एलोबरेट करता हूँ। बॉन्ड पैरामीटर में हम देखते हैं बॉन्ड लेंथ, ठीक है, बॉन्ड लेंथ किसकी है, या ट्रिपल बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ ज़्यादा रहती है कि डबल बॉन्ड की रहती है, सिंगल बॉन्ड की, ये ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं। बॉन्ड एंगल, जैसे हमने हाइब्रिडाइजेशन, ये पूरा रिलेटेड है हाइब्रिडाइजेशन, इसलिए बहुत लोग हाइब्रिडाइजेशन को छोड़ देते हैं क्योंकि उससे क्वेश्चन अराइज हो नहीं सकता है, ऐसे सोचते हैं। तो ये ऐसा मत सोचिए, बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड एंगल, ये पूरा हाइब्रिडाइजेशन से रिलेटेड है। फिर नेक्स्ट आता है बॉन्ड एनर्जी, इसका ऑर्डर पूरा देख के चले जाइए। फिर उसके बाद आता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, जैसे हमने अभी बताया, ठीक है, ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं। तो ये नाइपर ओरिएंटेड बहुत ही फेवरेट क्वेश्चन है, नाइपर का बॉन्ड पैरामीटर से बहुत अच्छे क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो ये आप नाइपर ओरिएंटेड इसको बॉन्ड पैरामीटर में छोड़ना मत, बॉन्ड पैरामीटर से बहुत अच्छे क्वेश्चन अराइज होने को दिखते हैं, ठीक है। फिर नेक्स्ट आता है जीओसी पार्ट 1 से रिएक्शन इंटरमीडिएट, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। यहाँ से एक्चुअल पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट होती है, रिएक्शन इंटरमीडिएट। तो रिएक्शन इंटरमीडिएट हमने देखते हैं जैसे कि कार्बोकैटायन, ठीक है, फिर कार्ब अनायन, फिर हमने फ्री रेडिकल देखे, फ्री रेडिकल हमको देखने को मिलता है, ठीक है, फ्री रेडिकल हो गया, कार्बीन हो गया, ठीक है। तो इसमें अब कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं तो मैं बताता हूँ। रिएक्शन इंटरमीडिएट में हम आपको क्या पूछ सकते हैं कि कार्बोकैटायन कितने कितने इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट रहते हैं कार्बोकैटायन में, उसका ये क्या है, मतलब कैसे, कौन सा हाइब्रिडाइज है, sp2 है या sp3 है, ठीक है, ऐसे क्वेश्चन आ रहे होते हैं कार्बोकैटायन, कार्बन आयन, फ्री रेडिकल और कार्बिन से, ठीक है। रिएक्शन इंटरमीडिएट से हमको ऐसे क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। फिर उसके बाद हम देखते हैं सबसे मेजर इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट्स। इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट्स में हम देखते हैं फर्स्टली इंडक्टिव इफेक्ट, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। फिर हम देखते हैं रेजोनेंस, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, रेजोनेंस का दूसरा नाम ही है मेसोमेरिक। रेजोनेंस बहुत ही मेजर, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन अराइज होते हैं यहाँ से। इंडक्टिव इफेक्ट क्या है आपको पूछ सकता है, इंडक्टिव इफेक्ट से ये डिस्टेंस डिपेंडेंट है, ठीक है, परमानेंट इफेक्ट है, ये सब पूछता है। इंडक्टिव इफेक्ट्स आपको ऑर्डर पूछेगा एसिडिटी का, ठीक है, एसिडिटी ऑर्डर है, बेसिसिटी का ऑर्डर है। यहाँ पे भी हम रेजोनेंस में भी एसिडिटी और बेसिसिटी ज़्यादातर मेजर करते हैं, ठीक है। हम बहुत अच्छे, हमने देखा है कि नाइट्रोबेंजीन में क्या होता है, ठीक है, नाइट्रोबेंजीन, ऐसे क्वेश्चन बहुत अच्छे देखने को मिलते हैं। फिर एरोमेटिसिटी, ठीक है, हकल्स रूल आपको पता होगा, हकल्स रूल का फॉर्मूला पूछ सकता है, हकल्स रूल, ठीक है। हकल रूल में हम देखने को मिलता है कि आपको पूछेगा कि जैसे कि एक एग्जांपल देता हूँ कि ये जैसे बेंजीन, ये एरोमेटिक है, ये एरोमेटिक है, ये एंटी एरोमेटिक है, ये नॉन एरोमेटिक है। तो हमें ऐसे सब पैरामीटर्स यहाँ पे देखने को हमको मिलते हैं, ठीक है, एरोमेटिसिटी से। तो यहाँ पे हम देखते हैं CpCO, मैं एक ट्रिक दे देता हूँ, CpCO यहाँ पे ऑड देखना पड़ेगा आपको, ठीक है, ऑड देखेंगे तो ये एरोमेटिक में गिना जाएगा, एरोमेटिक। और CpCe इवन, तो ये दिखा जाएगा एंटी एरोमेटिक में, ठीक है। फिर नेक्स्ट आता है एरोमेटिसिटी के बाद आता है हाइपर कॉन्जुगेशन। इधर क्या देखते हैं हम, इधर देखते हैं नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इसकी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल स्टेबिलिटी, जितने ज़्यादा अल्फा हाइड्रोजन होंगे उतनी ज़्यादा स्टेबिलिटी देखने को मिलेगी। फिर इसके बाद हाइपर कॉन्जुगेशन के बाद हम देखते हैं इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। जैसे हमने देखा इंडक्टिव इफेक्ट ये परमानेंट इफेक्ट होता है, वैसे इलेक्ट्रोमेरिक ये इफेक्ट ये टेम्पररी इफेक्ट होता है, ठीक है। अब बात आती है बहुत ही मेजर टॉपिक से जिसका नाम है रिएक्शन
मैकेनिज्म, ऑर्गेनिक के बहुत ही अच्छे और बहुत ही इजी क्वेश्चन और बहुत ही हमको कॉम्प्लेक्स भी क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, हमको यहाँ से देखने को मिलता है। जहाँ पे आपको एक भी टॉपिक यहाँ से छोड़ना नहीं है। जैसे यहाँ पे हम देखेंगे सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ठीक है। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में हम देखते हैं फ्री रेडिकल फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ठीक है। फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो गया। फिर इलेक्ट्रो एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हमको देखने को मिलती है। फिर उसके बाद हमको देखने को मिलती है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ठीक है। जहाँ पे हम इसकी बात करते हैं SN1, ठीक है। ये आपको याद पता होगा SN1 SN2, ये बहुत ही मेजर है। यहाँ के आपको पूछेगा कि इन्वर्टेड प्रोडक्ट कहाँ पे मिलता है, रिटेंशन प्रोडक्ट कहाँ पे मिलता है, ठीक है। दोनों दोनों कहाँ पे मिलते हैं, फिर वॉल्डन इन्वर्जन कहाँ पे मिलता है, ये ऐसे सब क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं। तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन से बहुत ही हमेशा एक ना एक दो क्वेश्चन हमको देखने को मिलता है, ठीक है। फिर उसके बाद रिएक्शन मैकेनिज्म में सेकंड पार्ट आता है एडिशन रिएक्शन, ठीक है। हम यहाँ पे देखते हैं मार्कोनिकोफ रूल, और यहाँ पे देखते थे हम एंटी मार्कोनिकोफ रूल, ठीक है। फिर उसके बाद आता है एलिमिनेशन रिएक्शन, निकाल दिया, यहाँ से निकाल देते, ठीक है। एलिमिनेशन रिएक्शन एलिमिनेशन रिएक्शन में फिर से वही, जैसे SN1 है तो यहाँ पे E1 E1 E2 रिएक्शन, फिर यहाँ पे E1 CB रिएक्शन। तो इसको सब भी देख के चल जाए। यहाँ पे भी वही कन्वर्जन पूछेगा आपको कि कैसे आपको कहाँ पे इन्वर्टेड वॉल्डन इन्वर्जन, वो सब चीज़ें पूछता है, ठीक है। फिर उसके बाद आता है आइसोमर्स। आपको पता ही है आइसोमर्स कितने प्रकार के होते हैं। कन्फिग्रेशनल आइसोमर्स इसमें भी दो, ज्योमेट्रिकल और ऑप्टिकल। यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा RS नॉमेनक्लेचर, DL नॉमेनक्लेचर, ये सब जितने भी आइसोमर्स आपको वो सब देख के चले जाना है, ठीक है। ऐसा इसके क्वेश्चन देखने को मिलते हैं लेकिन उतने नहीं। आपको ये पूछ सकता है आइसोमर्स के, जैसे चेन आइसोमर्स कौन से है, ठीक है। पोजीशन आइसोमर्स कौन से है, फिर उसके बाद मेटामर्स क्या है, और सबसे इम्पोर्टेंट टॉटोमर्स क्या है, टॉटोमेरिज्म किस में देखने को मिलते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद फंक्शनल आइसोमर्स कौन से है, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन हमको देखने को मिलते हैं आइसोमर्स चैप्टर के इससे। फिर एक और टॉपिक आता है कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म से, कन्फर्मेशनल आइसोमर्स। यहाँ पे हम देखते हैं जैसे कि ब्यूटेन में 60 डिग्री रोटेट करने के बाद क्या मिलता है, ठीक है। फिर उसके बाद हम देखते हैं चेयर फॉर्म चेयर फॉर्म और बोट फॉर्म। तो ये आपको पूछेगा कि चेयर फॉर्म ज़्यादा स्टेबल है या बोट फॉर्म ज़्यादा स्टेबल है, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन हमको देखने को मिलते हैं। फिर उसके बाद आता है हेट्रोसाइक्लिक केमिस्ट्री। हेट्रोसाइक्लिक केमिस्ट्री में हम देखते हैं जितने भी हेट्रोसाइक्लिक रिंग होंगे, जैसे कि ये है पीरियडिन रिंग, ठीक है। ये पीरियडिन रिंग हो गया है। जैसे ऐसे बहुत सारे हेट्रोसाइक्लिक रिंग आपको दे देंगे एग्जाम में। आप उसको पहचानना पड़ेगा कि हेट्रोसाइक्लिक रिंग क्या क्या होती है, किसे क्या बोलते हैं, थायाजोल रिंग क्या होती है, पायरोल रिंग क्या होती है, फ्यूरान रिंग क्या होती है, ठीक है। ऐसे सब क्वेश्चन हमको देखने को मिलते हैं। तो हेट्रोसाइक्लिक केमिस्ट्री से मैं आपको बता देता हूँ क्वेश्चन कैसे बनते हैं। तो नॉमेनक्लेचर से आपको क्वेश्चन पूछेगा। एक क्वेश्चन आता है कि नॉमेनक्लेचर किस से, मतलब किस साइंटिस्ट ने इसको, जो भी है सॉरी, किस साइंटिस्ट ने इसको नॉमेनक्लेचर दिया। तो हैंस विडमन इसको नॉमेनक्लेचर बोलते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद आता है हेट्रोसाइक्लिक में रिंग, ठीक है। रिंग बेस मैंने जिसको आपको पता है कि इसको रिंग, ये कौन सी रिंग आपको आइडेंटिफाई करनी पड़ेगी। फिर उसके बाद आता है बेसिसिटी, बेसिसिटी ऑफ पीरियडिन हो गई, ठीक है। ऐसे सब क्वेश्चन आते हैं। तो हेट्रोसाइक्लिक केमिस्ट्री में आपको ये देखना है कि नॉमेनक्लेचर आपको देखना है वही, कि आपको मतलब पीरियडिन रिंग है, पायरोल है, फ्यूरान है, एमिडाजोल रिंग, इंडोल रिंग, ये सब चीज़ें आपको पूरे पता रहने चाहिए। आपको मेडिसिनल केमिस्ट्री में आपको बहुत हेल्पफुल रहेगा, ठीक है। फिर आती है बात पेरीसाइक्लिक रिएक्शन की। पेरीसाइक्लिक रिएक्शन में हम देखते हैं
सिग्मा ट्रॉपिक रिएक्शन, ये पूरे मेन है। मैं जितना भी बता रहा हूँ ना, जितना भी मैंने हाइब्रिडाइजेशन के बाद का बताया, जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट्स के बाद पूरा पोर्शन ऑर्गेनिक का इंपॉर्टेंट है, कहाँ से भी क्वेश्चन पूछ सकता है। इतनी बड़ी ऑर्गेनिक है, आपको कहीं से भी पूछ सकता है। जैसे कि पेरिसाइक्लिक रिएक्शन हो गया, सिग्मा ट्रॉपिक, साइक्लो एडिशन रिएक्शन, ठीक है, ग्रुप ट्रांसफर रिएक्शन, इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शन, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन हमको पेरिसाइक्लिक रिएक्शन क्वेश्चन से देखने को मिलते हैं। यहाँ से तो आता ही है, साइक्लो एडिशन से ही आता ही है, 1,4 एडिशन जिसको बोलते हैं वो हो गया। सिग्मा ट्रॉपिक से आते हैं क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट आता है मोस्टली सबसे फेवरेट क्वेश्चन आता है जीपैट का, फेवरेट क्वेश्चन और फेवरेट टॉपिक, नेम रिएक्शन। जितने भी स्टार लगाना उतना भी लगा दो। नेम रिएक्शन से एज सच आपको क्वेश्चन हमेशा देखने को मिलेगा। तो नेम रिएक्शन में बहुत सारे, मैं थोड़े बहुत ज़्यादा आपको एग्जांपल दे देता हूँ कि कौन से मेन आपको एग्जाम में देखने मिलेगी। फर्स्ट आता है बिर्च रिडक्शन, ये लिख लो, ये आता ही है आपको, कहीं ना कहीं तो आपको सामना करना ही पड़ेगा। जीपैट या नाइपर दोनों में से एक कहीं ना कहीं आपको ये रिएक्शन देखने को मिलेगी। बिर्च रिडक्शन हो गया, फिर अल्डोल कंडेंसेशन हो गया, ठीक है। फिर उसके बाद कैनिज़ेरो रिएक्शन हो गया। ये पूरा लिख लो कि यहाँ से आता ही क्वेश्चन, नेम रिएक्शन से आता ही है। फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन से क्वेश्चन आता है। क्लेमेंसन, ठीक है, क्लेमेंसन फिफ्थ हो गया। सिक्स्थ वोल्फ किश्नर रिएक्शन, सेवेंथ वर्ड्स रिएक्शन, और इसमें और वर्ड्स फिटिंग रिएक्शन भी होती है, ठीक है। दोनों लिख देता हूँ, वर्ड्स फिटिंग रिएक्शन दोनों लिखना है। वर्ड्स अलग है, फिटिंग अलग है, और वर्ड्स फिटिंग अलग है, ठीक है। फिर उसके बाद सैंडमेयर, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन बनता है सैंडमेयर से। सैंडमेयर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सैंडमेयर से एक प्रोडक्ट मिलता है, गटरमैन रिएक्शन बोलते हैं इसको, गैटरमैन सॉरी। फिर उसके बाद टेंथ में आता है बेकमैन रीअरेंजमेंट, ठीक है। फिर 11th में आता है इटार्ड रिएक्शन। ये पूरे नेम रिएक्शन है, ऐसे तो बहुत सारे 40-50 नेम रिएक्शन है, लेकिन मैं आपको उससे और इम्पोर्टेंट में बता रहा हूँ, ठीक है। रीमर टीमन रिएक्शन, फिर 13 नंबर पे आता है रोजनमंड रिएक्शन, और 14th नंबर पे आता है MVP रिएक्शन, ठीक है, जिसमें हम सेकेंडरी अल्कोहल को बनाते हैं। तो ऐसे ही पूरा ये जितना भी पोर्शन मैंने आपको बताया है, ये पूरा आपको देखने को मिले। जैसे कि मैं नेम रिएक्शन में बताया कि बिर्च रिडक्शन हो गया, ठीक है, बिर्च रिडक्शन हो गया, अल्डोल कंडेंसेशन हो गया, कैनिजर हो गया, फ्रिडलक्राफ्ट अल्काइलेशन हो गया, क्लेमेंसन रिएक्शन हो गया, वोल्फ किश्नर रिएक्शन हो गया, वर्ड्स फिटिंग रिएक्शन हो गया, सैंडमेयर रिएक्शन हो गया, गटरमैन सिंथेसिस हो गया, बेकमैन हो गया, इटार्ड हो गया, रीमर टीमन रिएक्शन हो गया, रोजनमंड रिएक्शन हो गया, MVP रिएक्शन हो गया। ऐसे 30 से 40 रिएक्शन है, बहुत सारे नेम रिएक्शन। तो नेम रिएक्शन से तो आपको इस बार भी 2025 के पेपर में 6 to 7 क्वेश्चन आपको नेम रिएक्शन से देखने को मिले थे। तो ये तो आपको बिल्कुल इग्नोर नहीं करना है, डोंट इग्नोर दिस, ठीक है। इसको लेके चलना है, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है नेम रिएक्शन, आपको एक भी नहीं छोड़ना। बहुत सारी ट्रिक्स है, मैं बताऊंगा आगे के लेक्चर में आपको कैसे पूरा एक अलग सा वीडियो बनाऊंगा मैं, ठीक है। फिर उसके बाद बात करते हैं हम मेडिकेम की। मेडिसिनल केमिस्ट्री बहुत लोग यहाँ से भागते हैं, ऐसा नहीं भागना चाहिए। तो इसके मैं ज़्यादातर मोस्टली इंपॉर्टेंट टॉपिक बता देता हूँ। ऐसे ही आपको ड्रग डिज़ाइनिंग से क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। ड्रग डिज़ाइनिंग आपको पूछ सकता है, कैड क्या है, ठीक है, कैड कंप्यूटर एडेड ड्रग डिज़ाइनिंग क्या है, वो सब चीज़ें, हंस इक्वेशन क्या है, वो सब चीज़ें पूरी जितने भी आपको ड्रग डिज़ाइन में देखने को मिलेगी। कॉम्बिनेटोरियल केमिस्ट्री क्या होती है, ठीक है। फिर इसके बाद आता है ANS
तो एन.एस से हमने फिर से कोलॉजी के ही पूरा पार्ट में हम लेके चलेंगे। एन.एस से हमको कैसे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, आपको रिंग पूछेगा। तो मैं आपको बताता हूँ मेडिकेम से क्वेश्चन कैसे अराइज होते हैं। जैसे कि आपको एक बेसिक रिंग पूछेगा कि इस चीज़ में कौन सी रिंग होती है, बाकी सब चीज़ों में क्या होती है, डायज़ापम में कौन सी रिंग होती है, बेंजोथाइजामिन रिंग होती है, ऐसे हर चीज़ आपको रिलेटेड करके चलना पड़ेगा। तो मैं मेडिकेम में आपको क्या पूछेगा, स्ट्रक्चर, ठीक है, स्ट्रक्चर की रिंग पूछेंगी, रिंग कौन सी है, रिंग आइडेंटिफाई आपको करना पड़ेगा। फिर उसके बाद आपको दिया जाएगा IUPAC नेम। IUPAC नेम से आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि ड्रग कौन सा है, ड्रग कौन सा है, ठीक है, आपको ये आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। IUPAC नेम हो गया। फिर उसके बाद बात आती है सिंथेसिस। आपको सिंथेसिस कैसे करना है मैं बताता हूँ। अब इतने सारे ड्रग्स है, ठीक है, इतने सारे सिंथेसिस है, क्या क्या करने वाले। तो सिंथेसिस से आपको क्या याद रखना है कि जैसे कि कोई भी ड्रग हो गया, तो जैसे कि इसका जैसे हम देखेंगे प्रीवियस ईयर आप लगा रहे होंगे क्वेश्चन, तो आप आइडेंटिफाई करेंगे जैसे कोई भी ड्रग होगा तो उसका स्टार्टिंग प्रोडक्ट, उसका फर्स्ट प्रोडक्ट और सेकंड जो स्टार्टिंग प्रोडक्ट है उसको आपको देखना है, ठीक है, वही आपको करके जाना है। स्टार्टिंग प्रोडक्ट, बाद का जो भी XYZ जितना भी बड़ा रिएक्शन हो, कितना भी बड़ा रिएक्शन हो, वो उतना देखने की कोई ज़रूरत नहीं है। स्टार्टिंग के जितने भी दो मटेरियल्स रहेंगे ना, स्टार्टिंग के दो प्रोडक्ट स्टार्टिंग के जो दो मटेरियल रहेंगे, आपको उसके ऊपर फोकस करना है। एज सच वहाँ से ही ज़्यादातर हमको सिंथेसिस से क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। एज सच हमको उतना क्वेश्चन हमको डीप देखने को नहीं मिलता, ठीक है। उसके बाद स्ट्रक्चर हो गया, रिंग आइडेंटिफाई करना पड़ेगा आपको। आयुपैक नेम से आपको ड्रग कौन सा है वो आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। सिंथेसिस है तो सिंथेसिस आपको स्टार्टिंग मटेरियल आपको जैसे याद करना पड़ेगा, रिएजेंट कौन सा बीच में यूज़ हो रहा है, कैटलिस्ट कौन सा बीच में यूज़ हो रहा है, आपको वो सब चीज़ें देखनी है। तो ANS हो गया, तो ANS में बहुत सारे हमने देखे जैसे सिंपैथेटिक सिस्टम, पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम, तो आपको हर चीज़ आपको देखने को चलेंगे। फिर उसके बाद आता है SAR, स्ट्रक्चर एक्टिविटी रिलेशनशिप। बहुत अच्छे क्वेश्चन, स्ट्रक्चर एक्टिविटी रिलेशनशिप तो आपको करके ही जाना है कि आपको पता रहना चाहिए। आपको स्ट्रक्चर एक्टिविटी रिलेशनशिप बेस भी क्वेश्चन पूछेंगे कि 7 पोजीशन में क्या हो रहा है या 8 पोजीशन पे क्या हो रहा है, ऐसे मैं रैंडमली बता रहा हूँ, तो आपको पता रहना चाहिए। फिर आपको जैसे कि कहीं OH ऐड हो रहा है तो क्या हो रहा है, जहाँ पे अब जैसे क्वाटरनरी अमोनियम है तो ठीक है, क्वाटरनरी अमोनियम है तो ये क्या कर रहा है, ये वाटर सोल्यूबल है, ये आपको पता रहना चाहिए थोड़ी बहुत चीज़ें, ठीक है। जो 3 डिग्री है तो वो क्या करेगा, वो लिपिड सोल्यूबल रहेगा, ठीक है, लिपिड सोल्यूबल। जो क्वाटरनरी है वो वाटर सोल्यूबल रहेगा। ऐसे ऐसा जो आपको पता रहना चाहिए। तो मेडिकेम में मतलब आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, मैं आपको डरा नहीं रहा हूँ, बट आप मेडिकेम में एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि क्वेश्चन कैसे अराइज हो सकता है। मेडिकेम से कैसे भी क्वेश्चन अराइज हो सकते हैं। मैं इस बार हम लोग जितने भी कोचिंग में आप जहाँ पे भी कोचिंग लगा के रखे हो, आपको देख ज़्यादातर आपको ये पता जाएगा कि स्ट्रक्चर में क्वेश्चन बनेगा, IUPAC से क्वेश्चन बनेगा, ऐसे सिंथेसिस की स्टार्टिंग मटेरियल आपको पूछेंगे, SAR से क्वेश्चन बनेगा, ठीक है। लेकिन इस बार क्या हुआ, जैसे पिलोकार्पिन का RS पूछ लिया कि ये RS कौन सा एक्टिव रहता है, तो वो हम नहीं बता सकते, ठीक है। तो ऐसे सब क्वेश्चन हमको देखने को मिलते हैं मेडिकेम से। फिर नेक्स्ट हम बात करते हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री एज सच आपको 1 से 2 क्वेश्चन हमको देखने को मिलेगा, ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आते। इनऑर्गेनिक का मैं ऊपर ही बताऊंगा कि कैसे आपको क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। तो जैसे कि यहाँ पे लिमिट टेस्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। लिमिट टेस्ट से हमको क्वेश्चन देखने को मिल सकता है, 1 से 2 ही क्वेश्चन आ सकते हैं। अपन इसमें कोई ज़्यादा आपको ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। इनऑर्गेनिक आप लिमिट टेस्ट देख के चले जाइए। लिमिट टेस्ट के बाद आप इम्प्योरिटीज़ देख सकते हैं, फार्मास्यूटिकल इम्प्योरिटीज़ क्या होती है। फिर इम्प्योरिटीज़ के बाद आप देख सकते हैं डेंटल प्रोडक्ट्स, ठीक है, डेंटल प्रोडक्ट्स आप देख सकते हैं ठीक है। ऐसा जिसमें ऐसे ही क्वेश्चन बनेंगे, ज़्यादा क्वेश्चन नहीं बनते। लिमिटेड से ही आपको ज़्यादातर क्वेश्चन देखने को मिलते हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की तरफ से, ठीक है। फिर बात आती है फिजिकल केमिस्ट्री। फिजिकल केमिस्ट्री एज सच हमको बहुत ही, फिर से मैं बता रहा हूँ, फिर से रेयरली क्वेश्चन देखने को मिलता है, ना के बराबर 1 2 या फिर कोई भी नहीं क्वेश्चन हमको देखने को मिलता ज़्यादा। इसमें मेरे हिसाब से तो थर्मोडाइनमिक्स ज़्यादा मेन है, थर्मोडाइनमिक्स, ठीक है। थर्मोडाइनमिक्स हो गया, फिर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो गया, काइनेटिक्स हो गया, फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स, सेकंड ऑर्डर काइनेटिक्स, ठीक है। फिर वो सब चीज़ें हो गई। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ फिजिकल केमिस्ट्री से हमको उतने ऐसा जो 1 से 2 ही क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ हो गया, थर्मोडाइनमिक हो गया, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो गया, काइनेटिक्स हो गया।
तो हम थोड़ा ओवरव्यू कर लेते हैं। हम जस्ट हमारा अभी वीडियो ख़त्म ही हो रहा है, तो हम ओवरव्यू कर लेते हैं कि कैसे क्वेश्चन हमको देखने को मिलते हैं। एनालिसिस स्पेक्ट्रोस्कोपी से, इक्वेशन बेस, फिर ग्राफ किसके बीच में बनता है, फिर उसके बाद कैलिब्रेशन किससे करते हैं, फिर उसके बाद हमने देखा टाइट्रेशन। टाइट्रेशन से क्या करते हैं हम, टाइट्रेशन में हमको याद रखना है इंडिकेटर्स, ठीक है, लिख लो ये टाइट्रेशन इंडिकेटर्स। फिर उसके बाद इलेक्ट्रो एनालिटिकल मेथड्स में हमको क्या देखना है, इलेक्ट्रोड्स, ठीक है। फिर उसके बाद क्रोमेटोग्राफी में हमको देखना है प्रिंसिपल, मोड ऑफ क्रोमेटोग्राफी, ठीक है, मोड ऑफ क्रोमेटोग्राफी, HPLC, गैस और गैस के डिटेक्टर्स। यस, मैं बताना भूल गया था, गैस के डिटेक्टर्स आपको बहुत मेन है, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन देखने को मिलते हैं एनालिसिस से। फिर ऑर्गेनिक में सबसे मैंने मेन बता दिया था, नेम रिएक्शन हो गया, फिर रिएक्शन मैकेनिज्म हो गया। रिएक्शन मैकेनिज्म में मार्कोनिकोफ, एंटी मार्कोनिकोफ, SN1, SN2, E1, E2, E1CB, ठीक है, ऐसे। फिर एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, हाँ ऐसे। फ्री रेडिकल में क्या देखने को मिलता है, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में क्या देखने को मिलता है, हैलोजिनेशन ऑफ अल्केन, ठीक है, CCl4, CHCl3, ऐसे सब चीज़ें। फिर हमने देखा आइसोमेरिज्म, ऑप्टिकल आइसोमर, ज्योमेट्रिकल आइसोमर, फिर चेन, आपको ये करके जाना है, चेन आइसोमर्स क्या होते हैं, पोजीशन आइसोमर्स क्या होते हैं, फंक्शनल आइसोमर्स क्या होते हैं, मेटामर्स क्या होते हैं, टॉटोमर्स क्या होते हैं, ठीक है, ये सब चीज़ें। सो टुडे आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। हम लाइव करने वाले थे, लेकिन अभी मैंने बहुत ही जल्दी जल्दी में ये रिकॉर्डेड लेक्चर भी बनाया है, तो आप थोड़ा बहुत समझ पा रहे होंगे तो समझिए। तो थोड़ा देर तकलीफ जाएगा, मैंने बहुत ही थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड भी बताया होंगे, तो आप थोड़ा टॉलरेट कर लीजिए। मैंने अच्छी इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश की है, और आपको अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, और कमेंट कीजिए कि मैं और कैसे वीडियोस बनाऊं और आपको कैसे टॉपिक से वीडियोस चाहिए। सो थैंक यू। और मेरी तरफ से कुछ गलती होंगी तो उसके लिए सॉरी। मैंने अपने तरफ से जितना ट्राई किया है बताने का, तो हाँ एज सच मैंने बहुत अच्छा ट्राई किया बताने का। तो उसके आपको समझे तो बताइए, उसका जो फीडबैक है उसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालना, ठीक है। थैंक यू सो मच। हम जल्दी अभी सीरीज़ चालू करने वाले। एक बात बता देता हूँ जाते जाते, हम शुरू करने वाले हैं रिवीजन, सफलता रिवीजन, ठीक है। मैं अब रिकॉर्डेड ही डालने का कोशिश करूँगा, क्योंकि अभी पॉसिबल नहीं हो पा रहा नेट के कारण। रिवीजन सफलता सीरीज, जिसमें हम देखने जा रहे हैं सैटरडे को हम देखने जा रहे हैं फार्माकोलॉजी से ANS प्लस ऑटोकॉइड्स, ठीक है। तो हम पूरा वन शॉट लेक्चर लेके आ रहे हैं, जहाँ पे आपका पूरा रिवीजन होने वाला है। और आने वाले थर्सडे में हम लेके आ रहे हैं फार्माकोलॉजी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो ऐसे ही बने रहिए, और थैंक यू सो मच, और प्यार बरसाइए, ठीक है। थैंक यू।